सुबह का समय था। नदी किनारे अशोक अपनी आंखों पर पट्टी बांधे वृंदा को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अरे अशोक, वहाँ कहाँ जा रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ, पकड़ो मुझे, पकड़ो। अरे वृंदा, मेरी आंखों में पट्टी बंधी है और तुम देख पा रही हो। अगर ऐसे ही इधर उधर भागोगी तो मैं पकड़ूंगा कैसे भला? हाँ, अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो मैं एक जगह रुक जाती हूँ, मूर्तियों के भांति एकदम स्थिर, लेकिन आवाज भी नहीं करूँगी। देखती हूँ कैसे पकड़ते हो मुझे। ऐसा कहते ही वृंदा एक कोने में जाकर खड़ी हो गई और शांत हो गई। लेकिन अशोक फिर भी जैसे तैसे वृंदा को पकड़ ही लेता है और आंखों से पट्टी हटा देता है। ये क्या अशोक, तुमने तो मुझे कितनी आसानी से पकड़ लिया। भला ऐसे कैसे हो सकता है? जरूर तुमने छल किया है। तुम सब देख पा रहे थे ना? अरे नहीं 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 वृंदा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमने ही तो मेरे आंखों में पट्टी बांधी थी ना। मैं कैसे कोई छल कर सकता हूँ? हाँ, तो फिर तुमने मुझे ऐसे कैसे पकड़ लिया भला, वो भी इतनी सरलता से? अरे तुमने किसने कहा कि मैंने तुम्हें पकड़ा है? वो तो मेरा प्रेम था जो अपने आप तुम्हारी तरफ खींचा चला जा रहा था। अरे तुम्हें तो मैं आंख बंद करके आराम से ढूंढ सकता हूँ। तुम हो ही इतनी खास, हैं? भला मैं और तुम्हें ढूंढ ना पाऊं? असंभव। हाँ, बस बस, अब और मस्का मारने की जरूरत नहीं है। मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे वृंदा, लगता है तुम शर्मा गई है। अरे चलो, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। काका से मुझे भी कुछ बातें करनी है, हैं? चलता हूँ, चल चल चल। जिसके बाद वृंदा पास में रखे मटके से नदी से पानी भरकर अशोक और वृंदा घर की ओर जाने लगे। देखो, अगर तुम सोचते हो कि मेरे बाबा को तुम हमारे रिश्ते के लिए मना लोगे तो गलत हो। मेरे बाबा इतनी आसानी से नहीं मानने वाले रिश्ते के लिए। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तो तुम्हारे बाबा को ऐसे ऐसे बातें बोलूंगा कि वो मना ही नहीं कर पाएंगे। तुम देखती जाओ मैं क्या क्या करता हूँ। तभी सामने से एक बूढ़ी औरत भी चलकर आ रही थी। मत करना, मत करना, ये शादी बिल्कुल मत करना। साजिश, बहुत बड़ी साजिश है। हाँ माँ, ठीक है, नहीं करूँगी शादी। आप अभी जाओ, मैं भी चलती हूँ। ठीक है? ठीक है बेटी, मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी बातों को हल्के में मत लेना। कुछ भी हो जाए, शादी मत करना। ऐसा कहकर वो बूढ़ी वहाँ से चली गई। अरे ये क्या अंदा? तुम इन्हें जानते हो क्या? ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि शादी मत करना है? बहुत बड़ी साजिश है। मुझे तो इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें कुछ पता है क्या? इनकी बातों में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मानसिक रोग से पीड़ित हैं। इनको ऐसा लगता है जैसे इनकी 2 बेटियां थी और उनको ना किसी ने साजिश करके मरवा दिया था। लोगों ने इन्हें कितना समझाया कि इनकी कोई बेटी नहीं है, पर ये मानने को तैयार ही नहीं है। अरे रे 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 रे, कितना बुरा हुआ इनके साथ, है ना? तभी अचानक से ही वृंदा की छोटी बहन अनु रोते हुए दौड़ते हुए वृंदा के पास आ गई। दीदी, दीदी, क्या हो गया अनु? रो क्यों रहे हो? गिर गई थी क्या? नहीं नहीं दीदी, वो माँ को पता नहीं क्या हो गया है। सभी कह रहे हैं वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है और मरने से पहले आपसे कुछ कहना चाहती हैं। ये तुम क्या कह रही हो अनु? कल तक तो माँ बिल्कुल स्वस्थ थी, तो अचानक क्या हो गया? नहीं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता है। अरे वृंदा बेटी, अच्छा हुआ तू आ गई। देखना तेरी माँ को क्या हो गया, कैसी बहकी बातें कर रही है। तू समझा तेरी माँ को। वृंदा, मेरी बेटी, तू आ गई। मेरे पास आकर बैठ, तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। माँ, ये आपको क्या हो गया? बाबा, वैद्य जी को बुलाइए ना, वो माँ को जरूर ठीक कर देंगे। नहीं नहीं मेरी बच्ची, नहीं, अब वैद्य भी कुछ कर नहीं सकते हैं। मुझे ये बीमारी बहुत पहले ही घेर ली थी।
वैद्य जी ने पहले कह दिया था कि अब मेरे पास कुछ ही समय शेष बचा है और अब वो समय खत्म होने वाला है बच्ची। नहीं माँ, भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप ऐसे ही हमें छोड़कर नहीं जा सकती हैं। वृंदा, जब तू पैदा हुई थी तब से ही मैंने तेरे लिए बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन इतनी कम जिंदगी के कारण मैं अपने सपनों को जो मैंने तेरे लिए देखे थे शायद देख नहीं पाऊंगी। और मैंने पहले से मेरी बस एक छोटी सी इच्छा है। मरने से पहले क्या तू वो पूरा करेगी मेरी बच्ची, अपनी माँ के लिए? हाँ माँ, आप सिर्फ बोलिए, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। मैं चाहती हूँ कि तेरा घर एक अच्छे और बड़े परिवार में बस जाए, ताकि तुझे कभी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। इसलिए तू मेरे कहने पर अपने बाबा के बचपन के दोस्त, जो कि एक बहुत बड़े स्वर्ण के व्यापारी हैं, उनके बेटे के साथ शादी कर ले। वृंदा की माँ के ऐसा कहते ही वृंदा के दिल को एक बहुत बड़ी ठेस पहुंची, मानो अब उसके जीने का कोई मतलब ही ना रहा हो। माफ कीजिए काकी, पर वृंदा तो। ठीक है माँ, आप जैसा चाहती हैं मैं वैसा ही करूँगी। मैं बाबा के बचपन के मित्र के बेटे के साथ शादी करूँगी। अब लगता है कि मैं शांति से बिना किसी चिंता के इस दुनिया को अलविदा कह सकती हूँ। अपना ध्यान क्या हुआ माँ? आप बोलते बोलते चुप क्यों हो गई? कुछ बोलिए ना माँ। माँ, हिम्मत रखो पुत्री, हिम्मत रखो। वृंदा की माँ वृंदा से एक इच्छा मांगकर इस दुनिया को अलविदा कह देती है और अब वृंदा के सर से माँ का साया हमेशा हमेशा के लिए हट गया था। वृंदा, ये तुमने क्या कर दिया? मैं काकी को हम दोनों के प्यार के बारे में बताने ही जा रहा था कि तुमने रोक दिया। अगर तुमने रोका नहीं होता तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारे रिश्ते को लेकर जरूर मान जाती। वृंदा, नहीं अशोक, नहीं। मुझे पता है कि वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन माँ की खुशी और उनकी इच्छा स्वर्ण काका के बेटे से शादी करने से ही पूरी होती तो भला मैं उन्हें हमारे प्यार के बारे में कैसे बताती? क्या? तो क्या अब तुम उस लड़के से शादी करोगी जिसे तुम जानती तक नहीं और मुझे छोड़ दोगी? हाँ, क्या हमारा साथ बस यहीं तक का था? बताओ वृंदा, बताओ। नहीं अशोक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें सपने में भी कभी नहीं भुला सकती। भले ही मेरा शरीर किसी और का हो जाए, लेकिन मेरा मन और मेरी आत्मा तो हमेशा तुम्हारी ही रहेगी अशोक। मैं शादी होने के बाद भी हमेशा मरते दम तक तुमसे ही प्रेम करूंगी और हम दोनों बीच बीच में मिलते भी रहेंगे। लेकिन माँ की खुशी के लिए और उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे किसी और से विवाह करना ही होगा। मैं समझ गया वृंदा, भले ही तुम्हारी मजबूरी है इसलिए तुम किसी और से शादी कर रही हो, पर मेरी कोई मजबूरी नहीं है। इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं किसी से शादी करना तो दूर, किसी और स्त्री की तरफ देखूंगा तक नहीं। ये मेरा वचन है तुमसे। दोनों एक दूसरे से अलग होने के कारण बेहद दुखी थे और एक दूसरे को समझाते हुए वो एक दूसरे को अलविदा कह देते हैं। और अगले ही दिन वृंदा के बाबा राजेश के मित्र वृंदा को लेने आ पहुंचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मित्र, जो तुमने मेरी पुत्री को अपनी घर की बहू बनाने के लिए राजी कर दिया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। अरे भाभी जी की यही आखिरी इच्छा थी।
अरे तो पूरी तो करनी ही पड़ेगी ना। और तुम तो मेरे बचपन के घनिष्ठ मित्र हो यार, है? अरे तुम्हारे साथ रिश्ता करके मुझे तो बेहद खुशी हो रही है। हाँ, और तुम्हारी बेटी वृंदा भी कितनी खूबसूरत है ना बेटे? है? हाँ पिताजी, मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। मुझे वृंदा बहुत पसंद है। अरे भाई ठीक है राजेश, अब हमें चलना चाहिए। विवाह की तारीख पंडित जी से मैं पूछकर तुम्हें बता दूंगा। अभी हम तुम्हारी पुत्री को कुछ दिनों के लिए अपने घर में रखना चाहते हैं। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? अरे नहीं 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 कुंवर जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप, है? ये तो अब तुम्हारी भी पुत्री हुई। ले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप तो बेधड़क ले जाइए। ठीक है बाबा, तो अब मैं चलती हूँ। अपना और अन्नू का ध्यान रखना, और तुम्हें भी अलविदा अशोक, अपना ध्यान रखना। जिसके बाद कुंवर सिंह वृंदा को अपने साथ वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वृंदा को जाते देख अशोक का मन बैठ जाता है। चेहरे पर एक अलग सी मायूसी छा जाती है। काका, ये आपके मित्र का चरित्र कैसा है? मतलब वो वृंदा को दुनिया की सारी खुशियाँ दे पाएंगे ना, जो शायद मैं भी कभी नहीं दे पाता। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ, सच सच बताओ अशोक, तुम दोनों सिर्फ अच्छे मित्र ही हो या? अरे नहीं 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 काका, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो उसका बस एक दोस्त ही हूँ, और इसलिए मुझे उसकी हमेशा चिंता लगी रहती है। वो क्या है ना, इस गांव में मेरी वृंदा ही इकलौती दोस्त थी। अब वो भी चली गई तो अकेला महसूस हो रहा है, इसलिए बस थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी। अच्छा अच्छा, तो ऐसी बात है। तो देखो बेटा अशोक, मैं कुंवर को बचपन से जानता हूँ। वो बहुत ही अमीर और दिल का अच्छा व्यक्ति है। कोई खोट नहीं है उसके मन में, और उसका पुत्र तो बहुत ही सुलझा हुआ आदमी है। हाँ, अरे तो चिंता की कोई बात नहीं है। अरे वृंदा उस घर में खुश ही रहेगी, देख लेना। हाँ, चलो अनु बेटी, घर के अंदर चलते हैं। चलो ठीक है भाई अशोक, चलते। वृंदा, चिंता मत करना, मैं तुमसे मिलने जरूर आया करूंगा। चाहे तुम जहां भी जाओ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, एक साए की तरह। वृंदा के जाने से अशोक बेहद दुखी था, मानो जैसे अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं रहा। वो अपने घर चला जाता है, और देखते ही देखते दिन गुजरने लगते हैं, और पूरा 1 माह बीत जाता है, लेकिन वृंदा की कोई खबर नहीं आती। ये फूल कितने सुंदर हैं। हाँ, वृंदा को ये फूल बेहद पसंद थे। वो रोज ही इन फूलों को तोड़ने आया करती थी, पर अब तो 1 माह बीत गया, पर अभी तक वृंदा की एक भी खबर नहीं आई। हाँ, 1 माह उसके बिना मैंने कैसे निकाला, ये तो बस मेरा दिल ही जानता है। एक बार राजेश काका से जाकर वृंदा के बारे में पूछ आता हूँ। हाँ, अब तक कुछ तो खबर मिल ही गई होगी उनको। हाँ। ऐसा कहकर अशोक वहाँ से राजेश के घर की ओर चला जाता है। घर पहुंचकर वो राजेश को आवाज देने लगता है। काका, राजेश काका, जरा बाहर तो आइए। क्या बात है बेटा अशोक? हाँ, सुबह सुबह मुझे बुला रहे हो, कोई बात है क्या? है? हाँ काका, मैं बस यहाँ पूछने आया था कि वृंदा की कोई खबर आई क्या? 1 माह बीत चुके हैं, अब तक तो उन लोगों ने कोई खबर तो दे ही दी होगी ना, है ना? कुछ तो बताइए वृंदा के बारे में। अशोक के ऐसा पूछते ही राजेश अजीब तरह से अशोक की ओर देखने लगता है, जैसे वो अशोक की बातों को समझ ही नहीं पा रहे हो। क्या बात है काका? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वृंदा ठीक तो है ना? बाबा, ये वृंदा कौन है?
अरे हाँ, यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही अन्नू। अशोक, ये तुम किसकी बातें कर रहे हो? अरे कौन है वृंदा, और उसकी खबर भला मेरे पास क्यों आएगी? है बेटा, तुम होश में तो हो? तुम क्या बोल रहे हो? कौन है वृंदा? है ये आप दोनों क्या मजाक कर रहे हैं काका? वृंदा आपकी बेटी और कौन? हाँ? अरे ये तुम क्या बकवास कर रहे हो अशोक? हैं? अरे लगता है तुम बहुत थके हुए हो, इसलिए ये सब बातें कर रहे हो। अरे मेरी तो बस एक ही बेटी है अन्नू। वृंदा कौन है मुझे तो यही नहीं पता, तो भला वो मेरी बेटी कैसे हो सकती है? देखिए काका, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप बताना नहीं चाहते वृंदा के बारे में तो, पर वृंदा आपकी बेटी है ही नहीं, ऐसा तो मत बोलिए। भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे बाबा मजाक नहीं कर रहे हैं, सच कह रहे हैं। मेरी कोई बहन नहीं है, मैं इकलौती हूँ, और वृंदा, उसको तो हम दोनों जानते ही नहीं है। लगता है आपने कोई सपना देख लिया है। हाँ बेटा, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। जाओ अपने घर जाओ और जाकर आराम कर लो। हम भी चलते हैं। चल अनु बेटी, जाओ अशोक, ठीक है? अरे ये सब आखिर क्या हो रहा है? काका और अन्नू दोनों ही वृंदा को भूल गए हैं? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे दूसरे गांव जाकर कुंवर काका से मिलना ही होगा। चल 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 अशोक, चल। अशोक इस घटना को समझ ही नहीं पा रहा था और दूसरे गांव जाने के लिए वो जा ही रहा था कि रास्ते में वो बूढ़ी औरत कटोरा लेकर भीख मांग रही थी और अशोक को देखकर बोली, बेटा अशोक बेटा, कुछ दे दे, बहुत भूख लगी है। माफ करना अम्मा, पर मुझे अभी दूसरे गांव जाना है किसी काम से। मैं बाद में आपको भर पेट खाना खिलाऊंगा। अभी जाना है, मैं चलता हूँ। क्यों, क्या हो गया? वृंदा को वृंदा के बाबा और बहन ही भूल गए क्या? क्या आपको ये बात पता है? पर कैसे? हाँ, कैसे कैसे काकी, बताइए। मुझे तो सब पता है, ये भी कि दूसरे गांव में कुंवर नाम का कोई शख्स है ही नहीं। वहां भी जाओगे तो खाली हाथ ही आओगे। मैंने तो पहले ही कहा था, मत करना, शादी मत करना। साजिश है, बहुत बड़ी साजिश। लेकिन मुझे तो सब पागल कहते हैं। मेरा तो मस्तिष्क ही खराब है ना, तो मैं कुछ भी बोलती रहती हूँ। बेटा, अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। नहीं 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 बूढ़ी काकी, नहीं नहीं नहीं, आप बताइए। आप रुकिए, रुक जाइए अम्मा। मुझे पता है ऐसी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए आपको सब पागल कहते हैं। पर मुझे आपकी हर बात पर भरोसा है काकी। आपको जो भी पता है मुझे बताइए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ काकी। मुझे वृंदा का पता बता दीजिए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अगर तुम्हें सच में मेरी बातों पर भरोसा है तो सुनो, मेरी भी 2 बेटियां थी। छोटी का नाम माया और बड़ी का सारा। दोनों एक ही लड़के से प्रेम करते थे। उसका नाम सूरज था, लेकिन सूरज सारा से प्यार करता था। पूरा गांव इस बारे में जानता था। एक दिन की बात है, जब सूरज और सारा दोनों ही मेरे घर आए थे शादी की बात कर। क्या बात है सूरज बेटा, बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आओ। नहीं काकी, धन्यवाद, लेकिन मुझे अभी बहुत से काम है काकी। मैं तो यहाँ बस आपसे सारा से शादी करने की बात करने आया हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मुझे और सारा को अब शादी करनी है। पंडित जी से भी बात हो चुकी है, उन्होंने 5 दिन का समय दिया है। आपको हमारी शादी से कोई आपत्ति तो नहीं है ना? बस मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, अब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और पंडित जी से भी बात हो चुकी है,
तो मैं भला कौन होती हूँ दो प्रेमियों के बीच आने वाली। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तभी माया गुस्से में आग बबूला होकर हाथ में चाकू लेकर वहाँ आती है। नहीं नहीं, मैं ये रिश्ता नहीं होने दूंगी। मेरे होते हुए ये शादी कभी नहीं हो सकती। मैं सूरज से प्यार करती हूँ। अगर सूरज के साथ किसी स्त्री का विवाह होगा तो वो सिर्फ मेरे साथ ही होगा। ये क्या माया, ये तुम क्या कह रही हो? हमारी तो कल ही बात हुई थी ना कि सूरज मुझसे प्यार करता है। फिर भी मैंने कहा था कि तुम इससे शादी कर सकती हो। तब तुमने कहा था कि नहीं, सूरज तो मुझसे प्यार करता है तो शादी भी मेरी होनी चाहिए। तो अब तुम्हें अचानक से क्या हो गया? कल मैं बहुत उदास थी, इसलिए भावुक होकर मैंने आपसे वो सब कहा। पर अब मैं समझ गई हूँ कि प्यार कभी किसी को आसानी से नहीं मिलता। उसके लिए आवाज उठानी पड़ती है। अब अगर मेरी शादी सूरज के साथ नहीं होती है तो मैं अपने हाथ की नस काट लूंगी। माया, ये तो क्या कह रही है? चाकू फेंक दे, ये पागलपन छोड़ और फेंक चाकू। नहीं माँ नहीं, अगर मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे ही मेरी शादी नहीं होगी तो भला मैं जीकर क्या करूँगी। इसीलिए सूरज, या तो तुम मुझसे शादी करो या तो मेरी मौत की वजह बनने के लिए तैयार रहो। नहीं माया नहीं, कोई भी गलत कदम मत उठाना। सूरज, तुम मेरी छोटी बहन माया से शादी कर लो, नहीं तो वो कोई गलत कदम उठा लेगी। अरे ये तुम क्या कह रही हो सारा? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो भला मैं तुम्हारी बहन से कैसे शादी कर सकता हूँ? नहीं 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 नहीं, जब तक तुम हो मैं किसी और के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। सारा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा सारा। अगर मेरी दीदी रही तब ना। माया ऐसा कहते ही सारा की तरफ बढ़ती है और हाथ में रखा चाकू सीधे सारा के पेट में घुसा देती है। माया क्रोध में आकर वो कदम उठा लेती है जो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। सारा, सारा, नहीं 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 नहीं, ये तुमने क्या कर दिया? सारा, तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। कोई बात नहीं सूरज, शायद हम दोनों का मिलना इस जन्म में लिखा ही नहीं था। पर तुम मेरी बहन से शादी कर लेना। मैं नहीं चाहती कि उसे कुछ हो जाए। सारा के ऐसा कहते ही उसकी दोनों आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाती है। सारा इस दुनिया को अलविदा कह देती है और माया को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो रो पड़ती है। ये मुझसे क्या हो गया? दीदी अपनी आंखें खोलिए, मुझे छोड़कर मत जाइए। आप तो मेरी हर बात मानती है ना, तो आज भी मेरी बात सुन लीजिए ना। आप अपनी छोटी बहन की बात नहीं सुनेंगी? आंखें खोलिए आंखें खोलिए दीदी। बस बहुत हो गया, बंद करो अपना ये नाटक और चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इससे पहले मैं खुद तुम्हें अपने इन्हीं हाथों से मार डालूं। तुम यहाँ से चली जाओ। माया के कानों में सूरज की बात नहीं पहुँचती। वो कुछ समय के लिए सदमे में चली जाती है, अपने आप को अंदर ही अंदर कोसती रहती है और उसी चाकू को उठाकर अपने पेट में भोंक लेती है। माया बेटी, नहीं। ये तो बहुत बुरा हुआ अम्मा। ये क्या आप इस दर्द के साथ इतने सालों से जी रही हैं? हाँ बेटा, पर मैं तब तक नहीं मरना चाहती जब तक मेरी बेटियों की हत्या करने वाले को उनके किए की सजा नहीं मिल जाती। ये क्या, ये आप क्या कह रही हैं अम्मा? पर आपकी बेटियों की मौत तो माया की वजह से हुई थी ना? फिर हाँ, पर ये आधा सच है, ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि माया अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करती थी। वो कभी सपने में भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी, उससे ऐसा करवाया गया था। करवाया गया था? पर किसने करवाया था और क्यों? ये सब उस कुंवर सिंह ने किया था।
मुझे ये तब पता चला जब मैं माया और सारा दोनों की अस्थियां लेकर नदी जंगलों के रास्ते जा रही थी उन अस्थियों को बहाने के लिए, और तभी मैंने उनके बीच की बातें सुनी। अरे नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया? मुझे इस राज्य का राजा बनना है, लेकिन जब मैंने अपने बड़े भाई को राजगद्दी के लिए मारना चाहा तो मैं असफल रहा। फिर मुझे वो तांत्रिक भैरू बाबा मिले, जिन्होंने कहा कि जो स्त्री उस समय जन्मी होगी जब सूर्य ग्रहण और अमावस्या एक ही दिन हो, जो कि 100 साल में एक बार ही आता है, अगर उस स्त्री की बलि पूर्णिमा के दिन दी जाए तो मेरे राजा बनने की इच्छा पूरी हो सकती है। पर वो माया ने सारी योजना ही हमारी खराब कर दी। वो माया ही थी जो ग्रहण और अमावस्या दोनों जिस दिन हुआ था तब जन्मी थी, लेकिन उसकी बलि देने के लिए हमें सबके सामने उसे गांव से दूर करना था, जिस वजह से तांत्रिक भैरूनाथ के विभूति से हमने उसके अंदर क्रोध को जगाया और उसके हाथों ही उसकी बड़ी बहन को मरवाया। हमें लगा उसके बाद वो उस गांव से भाग जाएगी, जिसके बाद हम उसकी बलि दे पाएंगे, लेकिन उसने तो खुद की भी जान दे दी। तो वो तुम दोनों की करतूत थी, जिसकी वजह से मेरी भोली सी प्यारी सी बेटी माया, जो अपनी बड़ी बहन सारा से इतना ज्यादा प्यार करती थी, फिर भी उसके प्राण ले लिए उसने। तुम लोग बहुत बड़े पापी हो। तुम दोनों को तुम्हारे किए की सजा मिलके ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ये बात सबको बताऊंगी, तुम सबकी असलियत सबके सामने रख दूंगी। जिसके बाद मैंने सभी गांव वालों को सारी घटना बताई, पर उस कुंवर सिंह ने पूरे गांव में सभी की याददाश्त से सारा और माया को भुला दिया। यहाँ तक कि सूरज को भी कुछ याद नहीं था और सब मुझे एक पागल औरत मानने लगे। अच्छा, तो अब बात समझ आई मेरी। आपका धन्यवाद अम्मा। अब देखो मैं अपनी वृंदा को कैसे बचाता हूँ और आपकी बेटियों के कातिलों को उनके किए की सजा जरूर दूंगा। आज ही वो पूर्णिमा की रात है जब मेरी वृंदा को वो दोनों बलि देने वाले हैं। उससे पहले मुझे कुछ करना ही होगा। मुझे मेरी वृंदा के लिए कुछ करना होगा। जिसके बाद वो बूढ़ी अम्मा अशोक को लेकर उसी स्थान पर जाने लगी जहाँ वृंदा को उन दोनों ने रखा था, जंगल में एक गुफा के अंदर एक पिंजरे में कैद। नहीं, मुझे छोड़ दो। क्यों कैद कर रखा है मुझे यहाँ? अरे आखिरकार वो दिन आ ही गया। अरे जब इस लड़की की बलि देकर मैं इस राज्य का महाराजा बन जाऊंगा और पूरी दुनिया मेरी गुलाम होगी। नहीं कुंवर सिंह, नहीं, मेरे होते हुए तुम मेरी वृंदा को छू भी नहीं सकते। अशोक, आखिर तुम आ ही गए। मुझे बचा लो। ये दोनों मेरी बलि देना चाहते हैं ताकि इस राज्य का राजा बन सके। अरे चुप हो जाओ लड़की। पिताजी, मैंने कहा था कि इस बूढ़ी अम्मा को मार देते हैं, लेकिन आपने ही कहा था कि ये कुछ नहीं कर पाएगी। और देखो, इसने एक लड़के को सारी बात बताकर ये इसे यहाँ लेकर आ गई है। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अरे ये लड़का भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस देखते जाओ मैं इसके साथ क्या करता हूँ। ऐसा कहते ही कुंवर सिंह अपने हाथ में विभूति लेकर अशोक के मुंह पर फेंक देता है, जिससे अशोक नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अरे देख लिया। अरे क्या कह रहे थे? तुम्हारे होते हुए मैं वृंदा को छू भी नहीं सकता। अरे अब तो तुम्हारी उपस्थिति में ही वृंदा की बलि चढ़ाऊंगा और तुम उसकी मौत का तमाशा देखोगे। कुंवर सिंह खुश हो ही रहा था
कि तभी अचानक से ही मंत्री कुछ सैनिकों के साथ वहाँ आ जाते हैं। तो तुम इस हद तक गिर गए हो कि राजगद्दी पाने के लिए किसी मासूम की बलि तक देने के लिए तैयार हो गए हो? ये क्या मंत्री, तुम और यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। सैनिकों, पकड़ लो इन तीनों को और ले चलो महाराज के पास। अगर उस दिन महाराज ने तुम्हें एक मौका देकर छोड़ा न होता तो शायद आज बूढ़ी अम्मा को ये दिन न देखना पड़ता। अच्छा हुआ कि आपने हमें बुला लिया अम्मा, पर आप चिंता मत कीजिए, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। ऐसा कहकर कुंवर सिंह और उसके बेटे सागर और उस भैरू तांत्रिक को पकड़ लिया जाता है और वृंदा को भी मंत्री पिंजरे से आजाद कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अशोक, हम मिसेस के घर तो ले आए हैं, पर क्या ये ठीक भी है? उठो अशोक, उठो, अपनी आंखें खोलो, देखो तुम्हारी वृंदा तुम्हें बुला रही है, उठो। वृंदा के आवाज देने से अशोक अचानक से ही उठ खड़ा होता है, लेकिन वो वृंदा को अपनी प्रेमिका के स्थान पर एक अजनबियों की तरह देख रहा होता है, जैसे वो वृंदा को पहचान ही नहीं पा रहा हो। ये क्या? मैं तो अभी घर पे आराम कर रहा था तो अचानक से यहाँ कैसे आ गया? हाँ, और तुम सब कौन हो? अशोक, ये तुम क्या कह रहे हो अशोक? तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? क्या तुम एक विभूति के असर से अपने प्रेम को ही भूल बैठे? क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था? विभूति? हाँ, प्यार? ये तुम कैसी बात कर रही हो? और हटो 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 मेरे रास्ते से, मुझे घर जाना है। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे ऐसे नहीं भूल सकते हो, जैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ थी ही नहीं। तुम्हें याद करना ही होगा कि मैं कौन हूँ। याद करो अशोक, ये मैं हूँ, तुम्हारी वृंदा, जिससे तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। याद करो। अब कोई फायदा नहीं वृंदा बेटी, इस विभूति का असर इतना तेज है कि कोई भी इंसान एक बार किसी को भूल जाए तो फिर कभी याद नहीं आ सकता है। इसके दिल और दिमाग दोनों से ही तुम्हारी यादें निकल चुकी हैं। नहीं अम्मा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये मुझे ऐसे कैसे भूल सकता है? कैसे? अशोक, मेरे पास अभी भी वो पट्टी है, याद है? हम जंगल में आँख में चोली खेल रहे थे। तुमने कहा था कि तुम मुझे आसानी से बिना देखे पकड़ सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा प्यार ही है जो तुम्हें मेरी तरफ खींच लाता है। ये लो, अपनी आंखों में बांधो और साबित करो कि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो, न कि दिखावा। वृंदा के ऐसे कहते ही अशोक उसके हाथ से पट्टी लेकर अपनी आंखों में लगा लेता है और पता नहीं वृंदा, पर मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मानो जैसे सर ही फट जाएगा। और ये पट्टी क्यों बांध रखी है तुमने? हम फिर से आँख में चोली खेलने लगे थे क्या? हाँ अशोक, क्या तुम्हें सब याद आ गया? मैं कौन हूँ? अशोक, बताओ ना, मैं कौन हूँ? अरे ये क्या बकवास कर रही हो वृंदा? तुम वृंदा हो, मेरी प्रेमिका, और मेरा ये सर फट रहा है और तुम हो कि बेकार के सवाल पूछ रही हो। अशोक के मुंह से ये बात सुनकर उन दोनों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अशोक की याददाश्त वापस आ चुकी है। चमत्कार हो गया बेटी। सच में तुम्हारा प्यार इतना सच्चा है कि वो शक्तिशाली विभूति भी कमजोर पड़ गई। सच में प्यार के सामने तो पूरी दुनिया ही झुक जाती है। सिर्फ सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। सलामत तो होगी ही, पर मुझे अभी सर में दर्द हो रहा है। वृंदा, ये सब बातें बाद में भी हो सकती है, पर पहले वैद्य जी के पास चलो। दर्द रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ अशोक, हाँ, चलो वैद्य के पास चलते हैं।